नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी 2024 की हमारी विशेष सीरीज उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर इसमें आपको जरूर मदद कर रही होगी। आज हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं जनरल नॉलेज का, सामान्य ज्ञान का। यहाँ पर दोस्तों आपसे उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे इंडियन जीके से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आएंगे परीक्षा में, इनके आने की संभावना रहेगी। ये प्रश्न आ सकते हैं या फिर इससे संबंधित प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। इस पूरे प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करें, इससे सेल्फ असेसमेंट आपका हो जाएगा और कितने आपके आंसर करेक्ट हैं, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद फिर आपके लिए और भी इससे बढ़िया पेपर लेकर आएंगे। इसके अलावा जिसको कई मॉक टेस्ट देने हैं और ज़्यादा मॉक टेस्ट उसको देने की चाह है तो फिर वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, जहाँ पर आप हमारे जो मॉक टेस्ट हैं और नोट्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के संदर्भ में आपने बताने कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है कालू महारा गुप्त सैनिक संगठन का निर्माण 1857, लोहाघाट के ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण, 1871 अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ, 1870 में देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1870 में देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। ये गलत है, ये अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में और फिर यहीं से ही 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होना शुरू हुआ। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में अल्मोड़ा में दोस्तों हुई थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भीम सिंह की अध्यक्षता में बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इतना आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। बाकी कालू मेहरा इन्होंने गुप्त सैनिक संगठन क्रांतिवीर का निर्माण किया था 1857 में, लोहाघाट में ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण किया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ए बी सी करेक्ट है, डी वाला इनकरेक्ट है, तो वही आपको बताना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये हमने पहले भी करवाया था, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना था इसलिए बार बार इसको यहाँ पर रखा है। देखिए ए बी सी डी में आपको बताने की कौन सा करेक्ट है। तो ऑफकोर्स जो डी है वो इनकरेक्ट है। इसमें जो ऋषि गंगा है वो ऋषिकेश में गंगा से मिलती है। तो ऋषिकेश में गंगा से नहीं मिलती, ऋषिकेश में गंगा से ऋषिकेश में जो गंगा है, गंगा से चंद्रभागा जो नदी है वो दोस्तों आपकी मिलती है। तो चंद्रभागा और गंगा का संगम है ऋषिकेश में। इसमें यहाँ पर दोस्तों एक स्टेटमेंट गलत हो रखा था कि हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, तो हमने उसको करेक्ट कर लिया, यमुना से मिलती है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। तो अमृत गंगा मंडल में बाल किला से मिलती है, केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है और हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में यमुना से मिलती है। बाकी जो ऋषि गंगा है वो धौली गंगा से उसका संगम होता है चमोली की तरफ को। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने इस बार शामिल कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचार्य, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों जो यंग इंडिया है इसका दोस्तों संपादन किया गया था और यंग इंडिया दोस्तों स्टार्ट हुआ था 1919 से। तो 1919 से दोस्तों आपको 1931 तक जो महात्मा गांधी है इनके द्वारा दोस्तों ये अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाने वाला एक साप्ताहिक पत्र था या पत्रिका थी। तो यंग इंडिया के संपादक कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो दुस्को यानी कि ठुल खेल ये क्या है? ठीक है, या ठुलो दुस्का इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है? ये क्रांति है, विवाह है, कुश्ती है या फिर पहाड़ी रामायण है? तो ठुलो दुस्का क्या है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों आपकी क्या है? एक पहाड़ी रामायण है। ठीक है, ये आपकी क्या है? पहाड़ी रामायण है। तो ये बेसिकली कहाँ चलता है हमारे दोस्तों? ये पूर्वी उत्तराखंड
की बात करें तो पूर्वी उत्तराखंड की तरफ को दोस्तों ये चलता है। पूर्वी उत्तराखंड में आप देखें तो बेसिकली कुमाऊं में, ठीक है। तो कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों ये जो थुलोद, उसको जो पूर्वी कुमाऊं में एक तरह की लोक कथा है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक तरह से राम का खेल है, तो पहाड़ी रामायण है, ठीक है। तो इस नाटक में राम की कहानी को दर्शाया जाता है और बेसिकली थुलो उसको पहाड़ी रामायण ही कहलाती है। इसमें बेसिकली जो संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है तो उसमें हुड़का, ठीक है, और मिजारा, इसका इसमें प्रयोग होता है। बस इतना आप ध्यान में रखें। तो पहाड़ी रामायण है उत्तराखंड संस्कृति में थुलो तुस्का। अगला देखेंगे। तो कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया? 1839, 1936, 1840। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1839। 1839 में दोस्तों आपका जो कुमाऊं है इसको दो जिले कुमाऊं और गढ़वाल में दोस्तों बांट दिया गया था, ठीक है। वैसे कुछ जगह पे आपको 1840 भी दिखेगा, लेकिन 1839 इसका काफ़ी हद तक दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो 1840 में वैसे जो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय है वो श्रीनगर से हटाकर पौड़ी गढ़वाल लाया गया था और पौड़ी गढ़वाल नामक एक नए जनपद का गठन किया गया था। तो फिर उस तरह से 1839 है, तो 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल दो जिलों में दोस्तों मतलब विभक्त किया गया कुमाऊं को। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, कॉमेट, माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। देखिए कॉमेट है, माउंट एवरेस्ट है या फिर नंदा देवी है, ये तीनों दोस्तों आपकी हिमालय की चोटियां हैं, ठीक है। लेकिन जो गुरु शिखर है दोस्तों ये अरावली की चोटी है और माउंट आबू का सबसे जो टॉप का शिखर है दोस्तों वो आपका क्या है? ये गुरु शिखर है, ठीक है। राजस्थान की जो अरबुदा पहाड़ी है, तो राजस्थान में दोस्तों अवस्थित है। राजस्थान की जो आपकी अरबुदा पहाड़ों में ये एक चोटी है और अरावली पर्वतमाला का सबसे टॉप का जो शिखर है वो उसी को हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गुरु शिखर ये हिमालय चोटी का पार्ट नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बालगंगा सहायक नदी है किसकी? भागीरथी की, भिलंगना की, मंदाकिनी की या फिर पिंडर की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बालगंगा नदी है दोस्तों ये भिलंगना की सहायक नदी है, ठीक है। भिलंगना नदी से दोस्तों हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं। खतलिंग ग्लेशियर से दोस्तों निकलती है, ठीक है, जो कि टिहरी में अवस्थित है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे। प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दोस्तों हमेशा दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 श्रेणियों में दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है, ठीक है। तो पहले तो आप फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन 3 जगह पे तो लगा ही लो, ठीक है। इसके अलावा फिर एक क्षेत्र और आ जाता है, शांति है, ओके। इसके अलावा अर्थशास्त्र एंड शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और इसके अलावा आपको मिलता है साहित्य में, ठीक है। तो ये आपके हो गए। तो एक तो हो गया फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी में फिर आपका चिकित्सीय विज्ञान, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान। तो ये आपके 6 क्षेत्र हैं जहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 3 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे। निम्न में से चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। लक्ष्मीचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद्र या फिर गरुड़ चंद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रुद्रचंद। रुद्रचंद जो कि वो चंद शासक है जो कि मुगल बादशाह अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था। तो इसका राइट आंसर रुद्रचंद। कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन राजा कौन था, कौन सा चंद शासक था, तो रुद्रचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे?
बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवनानंद जोशी या फिर श्रीदेव सुमन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन दोस्तों कभी भी अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं। श्रीदेव सुमन दोस्तों आपके टिहरी आंदोलन से दोस्तों संबंधित है, टिहरी प्रजामंडल से दोस्तों संबंधित है, गणदेश सेवा संघ से संबंधित है। तो जो श्रीदेव सुमन है ये टिहरी से दोस्तों आपके संबंधित हैं। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी भूख के कारण। 84 दिन तक इन्होंने आमरण अनशन किया था। तो श्रीदेव सुमन कभी भी अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे, बाकी जो ऊपर के 3 हैं ये हमेशा संपादक रहे। अगला देखेंगे, अस्कोट वन्य जीव विहार सुरक्षित है। अस्कोट वन्य जीव विहार क्यों बनाया गया? कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए, हाथी की प्रजाति के लिए, बाघ की प्रजाति के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए फेमस है अस्कोट वन्य जीव विहार, जो कि दोस्तों 1986 में पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया था। और इसका मेन मोटिव यही था कि जो कस्तूरी मृग है, क्योंकि ये विलुप्ति की कगार में है ये प्रजाति, इसको सुरक्षित करने के उद्देश्य से दोस्तों इसको बनाया गया था। सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से जाखन नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। कोठार, कालागढ़, किसाऊ या फिर सूर्यधार? ये प्रश्न दोस्तों आपका आ सकता है। तो जाखन नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्यधार। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट। ठीक है, डोईवाला क्षेत्र में है, देहरादून के आसपास। तो जाखन नदी है तो वहां पर दोस्तों आपका सूर्यधार बांध बनाया गया है, जो कि जाखन नदी पर अवस्थित है। ओके, बाकी अगर बांधों की दोस्तों बात कर लें तो कोठार दोस्तों आपका कोसी पर है। कालागढ़ बांध, इसको रामगंगा बांध भी बोलते हैं, तो रामगंगा नदी पर दोस्तों अवस्थित है। बाकी जो किसाऊ बांध है ये टोंस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत रत्न का पदक के पत्ते की तरह बनाया गया है? कौन से पत्ते की तरह दोस्तों बनाया गया है भारत रत्न का पदक? बरगद, पीपल, चंदन या फिर केला? तो किस पत्ते की आकृति का है ये? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? पीपल का पत्ता। अगर आपने भारत रत्न का साइन देखा हो तो इस तरह से दोस्तों ये फिगर रहता है इसका। मैं ट्राई करता हूँ बनाने की, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है, खासकर जब मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ ये वाला बोर्ड। कॉपी में फिर भी ठीक बना लेता हूँ मैं। चलो इस तरह से, ये इस तरह से बनता है ना। ठीक है, चलो जैसा भी है इस तरह से। ओके, फिर यहाँ पर ऐसा भारत रत्न लिखा होता है यह, देन बीच में आपका क्या होता है? सूर्य। ये सूर्य बना हुआ रहता है ये। चलो सूर्य भी अच्छे से नहीं बन रहा है, तो ये जो पीपल के पत्ते की तरह ये बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखा। अभी हाल में दोस्तों हमने आपको बताया था कि भारत रत्न किसे सम्मानित, किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा प्रथम भारत रत्न किस किस को मिला था? राधा कृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचार्य को 1954 में भारत रत्न मिला था पहला। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के आर नारायणन। के आर नारायण थे, इनकी स्वीकृति के पश्चात ही दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य है वो दोस्तों अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 27 जुलाई, इस क्रम को आप बिल्कुल याद करें। देखिए जो क्रोनोलॉजिकल चीज़ें हैं इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। 27 जुलाई 2000 की जो डेट है, इसमें केंद्र सरकार ने, जो भारत की संसद है, उसमें उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है 2000 को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसका नाम था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होना था। पुनर्गठन होके इससे उत्तराखंड राज्य को अलग करना था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। इसके बाद इसको 1 अगस्त 2000 में लोकसभा में पास कर दिया गया।
ठीक है, लोकसभा में पास हो गया। इसके बाद फिर 10 अगस्त 2000 में ये राज्यसभा में पास हो गया। जब लोकसभा और राज्यसभा पास करती है फिर इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर रहते हैं। तो 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण थे, इनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। ओके, और देन उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आ गया और 27वां राज्य दोस्तों बन गया। ठीक है, फिर बाद में जनवरी 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। ये कुछ चीज़ें हैं क्रोनोलॉजिकल, आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? 1952, 55, 45 या फिर 50? बहुत अच्छा है प्रश्न दोस्तों। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति का जो पहला संस्करण है दोस्तों वो बेसिकली लागू हुआ था 1952 में। ठीक है, फिर इसके बाद 1988 में फिर सेकंड वाला स्टार्ट हुआ था। तो पहली जो राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी वो 1952 में लागू की गई थी। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर एकेडमी स्थित है? ठीक है, नैनीताल, देहरादून, मसूरी या फिर रुद्रपुर? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? मसूरी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो लाल बहादुर एकेडमी, जितने भी लोग IAS क्वालिफाई करके आते हैं उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर एकेडमी मसूरी में। तो मसूरी में दोस्तों ये अवस्थित है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? APJ अब्दुल कलाम, होमी जे भाभा, राजा रमन्ना या फिर होमी सेठना? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B, होमी जे भाभा। होमी जे भाभा दोस्तों हमारे जो देश हैं भारत में परमाणु ऊर्जा के दोस्तों जनक माने जाते हैं, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में दोस्तों इनको जाना जाता है। ठीक है, ये आपके भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे और इन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना दोस्तों करी थी। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की भी दोस्तों इन्होंने स्थापना करी थी। पहले जब इन्होंने स्थापना करी थी तो उसका नाम ट्रॉम्बे था। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम बदल के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया, BARC, बार्क करके इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो 1966 में इसका नाम चेंज करके रखा गया और इससे पहले इसका नाम 1954 में जब इसको होमी जहांगीर भाभा ने जब इसको स्थापित किया था तो इसका नाम पहले ट्रॉम्बे था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान था, इसका नाम बदल के BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, BARC कर दिया गया। ठीक है, तो B ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दीव या फिर गोवा? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, आसान है, ऑप्शन नंबर D, गोवा। ठीक है, गोवा दोस्तों इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, ये संपूर्ण राज्य है और इसको राज्य का दर्जा कब मिला था दोस्तों? ये मिला था 30 मई 1987 को। ठीक है, इसको संपूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था। ठीक है, 1961 तक दोस्तों ये जो गोवा था ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। बाद में फिर दिसंबर 1961 के बाद फिर इसको आज़ादी मिली, मतलब 19 दिसंबर के आसपास इनको आज़ादी मिली थी। तो गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत है उसका सबसे छोटा दोस्तों राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से भी देखा जाए तो चौथे क्रम में दोस्तों सबसे छोटा राज्य है। ओके, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो गोवा है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक राज्य है। अगला देखेंगे उत्तराखंड राज्य के किस शहर में उदय शंकर संगीत और नाट्य अकादमी स्थित है? देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा में ये अवस्थित है। उदय शंकर संगीत एवं नाट्य एकेडमी दोस्तों ये 2002 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और मेन इसका उद्देश्य यही था कि यहाँ से देश भर में आके जो भी युवा हैं वो यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले, लोक कला और संस्कृति की जानकारी हासिल करें। तो अल्मोड़ा में दोस्तों ये अवस्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20।
किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? लाल किला, राजघाट, इंडिया गेट या फिर गेटवे ऑफ इंडिया? सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? इंडिया गेट। तो इंडिया गेट दोस्तों भारत का एक राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक। और इसको स्टार्टिंग में दोस्तों क्या बोला जाता था? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था, ठीक है। भारत का ये राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ पर दोस्तों 1914 से 1921 के दौरान जो जो हमारी भारतीय सेना के जो 82,000 से अधिक दोस्तों जो सिपाही मारे गए थे, तो उनकी याद में दोस्तों बनाया गया था। क्योंकि 1914 में दोस्तों उस समय पे विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें जबरन जो भारतीय सैनिक है उसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो उस दौरान पे दोस्तों 82,000 से अधिक सिपाहियों की मृत्यु हुई थी, तो उनकी याद में ये भारतीय राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया था। तो इंडिया गेट इसका नाम, भारत का राष्ट्रीय स्मारक। अगला देखेंगे, वीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा, पत्रकारिता, चिकित्सा या फिर पर्यावरण? शिक्षा, पत्रकारिता, चिकित्सा या फिर पर्यावरण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीसी राय पुरस्कार। इसका चिकित्सा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बीसी राय पुरस्कार, या इसको आप कह सकते हैं विधान चंद्र राय पुरस्कार, ठीक है। बेसिकली भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा दोस्तों दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जो कि बीसी रॉय की स्मृति में दिया जाता है। ओके, तो अभी की अगर मैं इसके विजेता की बात करूं तो डॉक्टर रघुनाथ राव है। तो इनको दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। बेसिकली चिकित्सा के क्षेत्र में जो आपके असाधारण योगदान देते हैं, उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। तो जनरली 1 जुलाई को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? अगर आप निम्न से देखें तो कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी, केदारनाथ पशु विहार। कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी या फिर केदारनाथ पशु विहार? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा केदारनाथ पशु विहार। केदारनाथ पशु विहार या केदारनाथ वन्य जीव विहार दोस्तों सबसे बड़ा है ये। 975 वर्ग किलोमीटर, 975.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का दोस्तों है ये केदारनाथ वन्य जीव विहार। 1972 में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी और ये चमोली में दोस्तों अवस्थित है। तो अगर देखा जाए तो नंदा देवी पशु विहार से दोस्तों ये बड़ा है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क है दोस्तों, इससे भी ये बड़ा है और कॉर्बेट से भी बड़ा है। तो राजाजी तकरीबन 800 से समथिंग है, कॉर्बेट भी जो आपका है 500 से समथिंग है, ठीक है। तो हिसाब से देखा जाए तो केदारनाथ पशु विहार सबसे बड़ा है। नंदा देवी पशु विहार की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। नंदा देवी बायोस्फीयर की का मत समझना, नंदा देवी बायोस्फीयर तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन हम केवल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? चमोली, देहरादून, नैनीताल या फिर चंपावत? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चंपावत में झिलमिल ताल अवस्थित है। अगला देखेंगे, बिरथी जलप्रपात किस जिले में? बिरथी बहुत काफ़ी फेमस है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी या फिर चमोली? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पिथौरागढ़ जिले में दोस्तों ये अवस्थित है। तो बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में अवस्थित है, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना होगा। बेसिकली आपका ये मुनस्यारी में दोस्तों अवस्थित है और ऊंचाई पर स्थित झरना है काफ़ी। इसके अलावा हरिद्वार पर आधारित न्यूज़ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जॉब फ्रांसिस वाइट, जे विल्सन, एच जी वॉल्टन या फिर पी बैरन? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉब फ्रांसिस वाइट। जॉब फ्रांसिस वाइट ने दोस्तों एक हरिद्वार पर आधारित पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था न्यूज़ इन इंडिया। इस पुस्तक के दोस्तों ये लेखक थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉब फ्रांसिस वाइट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड की राज्य तितली है? कॉमन रोज, कॉमन बटरफ्लाई, कॉमन लोटस या फिर कॉमन पिकॉक? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक दोस्तों हमारी उत्तराखंड की राज्य तितली है। 2016 में दोस्तों इसको हमारे उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया था, 2016 में किया गया, ठीक है। अगला देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? आपने देखना है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी या फिर टिहरी गढ़वाल?
तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी दोस्तों सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला दोस्तों जिला है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि सबसे अधिक अगर महिला साक्षरता की बात करी जाएगी तो वो होगा देहरादून। महिला की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ सबसे अधिक, और सबसे कम होगा तो क्या होगा, उत्तरकाशी। ठीक है, तो देहरादून जहाँ पर आपकी महिला साक्षरता सबसे अधिक है, और सबसे कम कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। ठीक है, ऐसी अगर पुरुष की दोस्तों बात करेंगे, ये तो फीमेल के लिए है। अगर आप मेल के लिए अगर बात करें तो मेल के दौरान अगर बात करें तो सबसे अधिक जो साक्षरता है वो है रुद्रप्रयाग में, मेल की। ठीक है, और फीमेल की अगर सबसे कम करें तो वो है हरिद्वार। ओके, तो मेल की सबसे अधिक साक्षरता दर है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में तकरीबन 93% जो लोग हैं वो, पुरुष की हम बात करें, वो साक्षर हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर देहरादून में महिलाओं की बात करें तो 78.54% जो महिलाएं हैं देहरादून में वो साक्षर हैं। ठीक है, अधिकता में बात हो रही है। वहीं उत्तरकाशी में बात करेंगे तो उत्तरकाशी में 62% महिलाएं हैं वो साक्षर हैं, तो सबसे कम है। और अगर हरिद्वार की बात करें जो कि सबसे कम है मेल में, तो यहाँ पर आपके 81.04% जो पुरुष हैं वो आपके दोस्तों यहाँ पर साक्षर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप इसको थोड़ा अंदाजा इसमें लगा सकते हैं। ओके, तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ओके, अगला देखेंगे, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग लगभग मैदानी है। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग लगभग मैदानी है, आपने अप्रॉक्सीमेटली बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 14%। ठीक है, अराउंड मान लीजिए मतलब 86%, 86-88% यहाँ का जो भाग है वो पहाड़ी है। बाकी जो 12-14% जो भाग है वो दोस्तों आपका क्या है, मैदानी है। अगला देखेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1976। 1976 का दोस्तों जो संवैधानिक संशोधन है 1976 का, जिसको कि 42वां संविधान संशोधन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। 1976 में दोस्तों ये आपका संवैधानिक संशोधन हुआ था, और इसमें आपके जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए थे 51 क में। तो 51 क में दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य में दोस्तों बताया गया है कि जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा ये वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, तो जो 1976 का जो संशोधन था 42वें नंबर का, इसी में दोस्तों इसको जोड़ा गया है। तो इसमें जो आपके कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, इसमें इसको जोड़ा गया है। ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे तो 1976 वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक, इसके अलावा अगला देखेंगे, विजय हजारे कप किस खेल से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी, आपने नाम सुना होगा ज़्यादातर ही, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से दोस्तों संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी, इसको रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है, रणजी वनडे ट्रॉफी। ठीक, तो ये विजय हजारे थे जो कि प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर थे, और इन्होंने 1950s में भारत के लिए क्रिकेट खेला था। तो उनकी याद में दोस्तों ये एक्चुअली ये कप चलाया जाता है, ये ट्रॉफी, ये खेल का आयोजन किया जाता है। तो विजय हजारे कप इस खेल से, क्रिकेट से संबंधित है। तो ये हो गए दोस्तों आज के 30 प्रश्न। आई होप कि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।